हाँ जी, पूरा सवाल आ रहा है भाई अब आपकी स्क्रीन पे, इसको जल्दी से करके दिखाएं। कल वाले ही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं इस पे। ओके ओके, सही है जानी, अलग अलग करवा दूंगा, डन। ये सब्सिडरी का प्रॉफिट है। बस अभी आप देखिए, पूरा पूरा गुडविल वुडविल सब निकाल के बताएं। बस इसको देखना है, बैठ के सवाल सॉल्व करो जल्दी। अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया मैंने, सिर्फ कल वाले कॉन्सेप्ट के बेस पे ये सवाल है। अब्दुल्ला कह रहे हैं सर गुडविल आ रही है कोई 9100 की, यही आ रही है? ओके जी। प्लांट, तुम अगर वैसे तुम्हें देखने में मसला तो तुम उधर आ जाओ, कोई मसला नहीं है, उधर बैठ जाओ। नहीं 9100, 100। बस अब्दुल्ला भी देखते हैं पीपी की टोटल वैल्यू। ओके कोई बात नहीं, अभी सही कर लो भाई। लाइबा कह रही है सर बैलेंस शीट का टोटल जो आ रहा है वो आ रहा है 249,800, यही आ रहा है? चलें जी, हमें टाइम बाउंड होके करने पड़ेंगे ये सवाल। कितना? नहीं, अभी देखते हैं कि क्या गलतियां हैं इसमें। सबसे पहले 1 मिनट देना बस, सबसे पहले नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी आप निकालेंगे।
अच्छा, नेट एसेट्स और सब्सिडरी सबसे पहले आपको चाहिए ऐड, यानी यू नीड टू नो कि जब आपने इस कंपनी को खरीदा था तो उस वक्त इसकी वैल्यू क्या थी और तुमने उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को कितने पे खरीदा और तुमने गुडविल के पैसे कितने दिए जो कि तुम्हारी इन्वेस्टमेंट के अंदर छुपे हुए हैं। आगे जाते जाते ये जो एसेट्स हैं कंपनी के ग्रो होंगे ड्यू टू प्रॉफिट्स, तो वो भी तुम लाओगे, कॉस्ट वाले एसेट्स भी लाओगे, बाकी इनकम में फेंक दोगे। पर हाँ ये भी है जिस एसेट के लिए तुमने ज़्यादा पैसे दिए हैं उसको फिर डेप्रिशिएट भी तुम ही करोगे क्योंकि उसकी किताबों में उसका इम्पैक्ट मौजूद नहीं है, तो वो हमने अलग से सीखा हुआ है। चलें, तो हमने कहा कि भाई यहाँ पे शेयर कैपिटल 30,000 रुपये का आ रहा है और एट रिपोर्टिंग भी 30,000 रुपये का आ रहा है। अच्छा, फिर हमने कहा रिटेन्ड अर्निंग। अच्छा, एक मज़े की बात तो यह है कि हमने इसको जो एक्वायर किया है वो 1 जनवरी को किया है। रिटेन्ड अर्निंग यहाँ पे दी हुई है 33,900 की, आपने इसमें से माइनस करना था प्रॉफिट। अच्छा, कोई ऐसा पीस क्लास में जिसने सीधा सीधा ये प्रॉफिट उठा लिया हो? अल्लाह की कसम में सच बताओ, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिसने सिर्फ यही उठा के चिपका दिया हो या वर्क बैक किया है? वर्क बैक किया है सर हमने। चलें, ये गुड हो गया सीन। तो हमने कहा कि भाई जब वर्क बैक किया तो आपने 33,900 में से जब ये 20,000 माइनस किए 13,900 ये आ गया, यही किया था। चलें, और हमने कहा कि ये रिपोर्टिंग डेट पे 33,900 ही रहेगा, तो इसका ऑल टुगेदर कमाया हुआ प्रॉफिट आपके सामने है जो कि 20,000 है। सब्सिडरी का सेपरेट बुक्स का प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं पोस्ट एक्विजिशन, पर सब्सिडरी की एक्चुअल कमाई और ग्रुप के असल खर्चों में फर्क है क्योंकि मैंने कुछ एसेट महंगे खरीदे हैं तो उसका डेप्रिसिएशन इसमें बुक हुआ हुआ क्योंकि सब्सिडरी ने इसके अंदर अपने हिसाब से बुकिंग की हुई है जो कि उसके हिसाब से बिल्कुल सही है। आपने ग्रुप बनाया, आपने चीजें महंगी ली तो आप उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे क्योंकि ग्रुप के असासों में वो एसेट्स महंगे आए थे। क्लियर है? तो क्योंकि मेरी इन्वेस्टमेंट में भी वो महंगा शामिल है। अच्छा, जब मैंने ये देखा कि इसमें कोई फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है तो आपने कहा बिल्डिंग के रिलेटेड है, तो यानी सर आप ये कहना चाह रहे हैं जब आपने इस कंपनी को खरीदा तो उस वक्त खरीदते वक्त आपने इसके इतने ज्यादा पैसे दिए थे वो इन्वेस्टमेंट में मौजूद होंगे और जब आपने उस दिन पे कंसोलिडेशन की होगी तो इन्वेस्टमेंट को हटा के जब असल चीजें लेके आए होगे तो आपने उसी पैसे को उसमें इनकॉर्पोरेट भी किया होगा। चलें, तो हमने कहा फेयर वैल्यू आ रही है 42,000 तो 7,000 का फर्क है और यहां पे 5,000 का फर्क है। पर अगर मैं रिपोर्टिंग पे आऊं तो देखो ये बात तो मानते हो ना कि 35,000 की अकाउंटिंग हो चुकी होगी, 48 की हो चुकी होगी, जो ओवर एंड अबव है उसकी नहीं हुई होगी। तो मैं कह रहा हूं कि भाई जब मैं रिपोर्टिंग डेट पे आऊंगा, इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट्स लाऊंगा, तो मैं तुमसे पूछता हूं क्या ये 7,000 वापस लेके आऊं या आफ्टर डेप्रिसिएशन? वेरी गुड, आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो इसकी लाइफ कितनी है? 10 साल। तो आपने कहा कि ये कितना हो गया? 6,300 और ये एग्जैक्ट ओके। तो हमने कहा कि सर अब हम इसको सम करें तो कितना? 55,900 और ये अच्छा, तो मुझे अगर देखना है कि मेरा पोस्ट एक्विजिशन कितना है, 18,300। सर मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, उसने कमाया तो 20 है, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, तो हमारी जो अप्रोच है उसके अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यहाँ एडजस्ट हो गया और होना भी चाहिए, तो हमने ऑटोमेटिकली कर लिया यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये हो गया हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। अच्छा, फिर हमने कहा दूसरे स्टेज के ऊपर हम ये देखते हैं सारी चीज़ों को अकाउंट फॉर करने के बाद हमने जो कंसिडरेशन दी है वो कितनी दी है? 65,000। अच्छा, 65,000 में उस कंपनी के तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज के और फेयर वैल्यू के पैसे शामिल है, प्लस गुडविल के भी हैं जो कि उन एसेट्स के ओवर एंड अबव है। तो हमने कहा कि भाई वो नेट एसेट्स
55,900 के आ गए और गुडविल आ गई 100। ओके जी, ये 9,100 यही आ गई थी भाई। गुड, चलें फिर हमने कहा तीसरा स्टेज ग्रुप रिजर्व, क्योंकि हमें ये बात पता है कि जब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को हटा के असल एसेट्स लाऊंगा तो उसमें सिर्फ कॉस्ट रिलेटेड एसेट्स नहीं है, इनकम रिलेटेड भी होंगे। तो वो एसेट्स तो आ जाएंगे, पर बैलेंस शीट कैसे टैली होगी जब मैं इनकम निकालूंगा। क्लियर है? चलें, तो हमने कहा रिटेन अर्निंग ऑफ पेरेंट आ रही है 153,000 और पोस्ट एक्विजिशन ये कितना आ गया 171,300। कल सर ने होमवर्क दिया था, बिल्कुल दिया था जानी, 2 बार भेजा था वापस। एक बच्चे ने कहा कि भाई होमवर्क नहीं मिला, फिर उसको भेजा, फिर दूसरे ने बोला नहीं मिला, फिर उसको भेजा, ड्राइव पे भी लगा दिया, पोर्टल पे भी लगा दिया। भाई इसके बाद घर ही आ सकता हूँ, कुछ भी नहीं है, मतलब सब कर लिया कल। मतलब मैं इतना एक्टिव था कल बैठा हुआ ऑडिट के ग्रुप पे भी, मैं बोला भाई खुदा के वास्ते कर लो यार, भाई तुम्हें चीज़ चाहिए। वो बच्चा जागता है 11 बजे, बोलता है होमवर्क नहीं मिला मुझे, देख के सो जाएगा। मैंने उसको भी भेजा, मैं कर ले खुदा के वास्ते। तो भाई अब मैंने कल तो हर किसी को होमवर्क दिया है, तो अब मैं क्या करूं उसके आगे। भाई पोर्टल पे भी लगा दिया, ड्राइव पे भी लगा दिया, खाली थोड़ी सी एफर्ट कर लो, पोर्टल पे जाके देख लिया करो। और एक व्हाट्सएप को यूज़ करने की तमीज़ है कि आप उस पर क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे, मीडिया में डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, आपको लाइन से मिल जाएगा। आप नहीं करें स्क्रॉल सारी चीज़ें, आप डॉक्यूमेंट्स में चले जाएं और ऑटोमेटिक डाउनलोड का ऑप्शन ऑन कर दें। जो सही चीज़ें आएंगी उसको देख लेना, जो नहीं आएंगी हटा देना। सही है? तो ये कर लीजिएगा, रिस्क आपका अपना है। अच्छा ओके, 3 दिन से आपको एक्सेस, अभी मुझे जानी पर्सनल मैसेज करना है, इसके बाद अभी जाके कराता हूं मैं। सही है? चले अब मुझे बताओ, पहले जानी ये बात क्लियर है। अच्छा बोल रहे हैं पेरेंट का शेयर कैपिटल क्या यहां आएगा या बैलेंस शीट में? ग्रुप के रिजर्व्स का मतलब है ग्रुप की कमाई। तो क्या ग्रुप की कमाई में पेरेंट की अपनी कमाई है फॉर द ईयर की, आज तक की, और सब्सिडरी की एक्विजिशन के, क्योंकि उस तक तो मैंने कॉस्ट पे की है, खरीदा हुआ है। एग्रीड? चलें, तो हमने ये कहा सर ये सारी चीजें करने के बाद हम जरा पीपी पे आ गए। पीपी में 15,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस 31,500 प्लस 65,000 प्लस 38,400, इन सबको सम करूं और इसमें ये भी प्लस कर दें तो कितना आ गया 29,20,000 2202 ये आ रही है। अच्छा भाई अब इसके आगे इसका ब्रेकअप बनाने की तो नीड नहीं है ना, ये बात समझ आ रही है ना कैसे बना। आपने इसमें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं जानी, इसमें आपने ये 6 की 6 फिगर ऐड किए हैं और एक ये ऐड किया और दूसरा ये ऐड किया, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर 7,000 और 5,000 था। जब आप वापस लेके आए तो आपको याद आया वापस उतने पे नहीं आएगा, वापस आएगा उससे कम पे, तो उसका लॉस नीचे बुक किया, ऊपर एसेट्स भी कम कर दिए, बैलेंस शीट टाई हो गई है। क्लियर है? मतलब दिस इज हाउ द ग्रुप इज वर्किंग अलग से। चलें, तो हमने ये कहा इसके बाद एक और एसेट है जो मेरी इन्वेस्टमेंट में छुपा हुआ था, गुडविल, वो कितने का 9,100 का। अच्छा फिर आपने कहा जानी आ गया टोटलिटी में 249,800। अच्छा हमने कहा शेयर कैपिटल आ गया सिर्फ, ग्रुप रिजर्व आपने कहा भाई 171,300 और आपकी लाइबिलिटीज, क्या ये मैच होता है? 249,800 पे हिसाब किताब आपका मैच हो गया। सर स्टेटमेंट बनाते वक्त लिखेंगे कि क्या फॉर द ईयर है एज एट, बिल्कुल आप ऊपर हल्का सा शशका डाल देंगे कि बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर XYZ ईयर, जो कि 2020 है। मैं खाली सजावट है, मतलब वैसे इसके मार्क्स वार्क्स नहीं होते हैं,
बट ये कि बैलेंस शीट बना रहे हो तो फिर खूबसूरत सी बना के दो उसको कि भाई वो एजेड है, ये फॉर द ईयर है, क्योंकि बीकॉम का पेपर नहीं है तो आपसे वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि लाइनें ड्रॉ करें टका टक सजा के, सजाने में पेपर निकल जाएगा, फिर एग्जाम में तुम्हें सजाएगा, सही है ना, तो वो नहीं करना, सिंपल सिंपल अकाउंटिंग करके आ जाओ। कंसोलिडेशन में पीएनएल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अभी हम क्या सीख रहे हैं? बैलेंस शीट। फिर क्या सीखेंगे? फिर फाइनल में आओगे तो कंसोलिडेटेड चेंजेस इन इक्विटी, कंसोलिडेटेड कैश फ्लो, कंसोलिडेटेड नोट्स, सब है, पर आप यहां तक महदूद है बैलेंस शीट और पीएनएल तक। चलें, ये अभी फिलहाल हम इतना रखते हैं ताकि ये गेम सीख जाएं। अच्छा, अब सर ये बात तो समझ आ गई हमें कि बैलेंस शीट बेसिक कैसे बनती है और रिपोर्टिंग डेट पे कैसे बनती है। तुमसे एक सवाल, क्या मैं एक खतरनाक कॉन्सेप्ट कर रहा हूं या एनसीआई, यानी एनसीआई मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया, या किसी और शेयर होल्डर को भी लेके आ जाऊं जिसमें लेस देन 100% ओनरशिप हो? चलो सही है, ये कर लेते हैं। हेडिंग डालें अपने पास, लेस देन 100% ओनरशिप। नॉन कंट्रोलिंग यानी अब जिस कंपनी की मैं बात करूंगा उस कंपनी के अंदर कुछ शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो कंपनी के मालिक तो होंगे बट कंट्रोलिंग मालिक नहीं होंगे। तो उस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन अभी हमें करनी है। एग्रीड, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आज हम ये सीख रहे हैं, अभी हम ये सीखने लगे हैं कि अब तक आपकी ओनरशिप कितने फीसद थी? 100%। अब होगी लेस देन, कंसोलिडेशन कितने परसेंट करूंगा? 100%। कंट्रोल कितना है? 100%। चलें, ये बात हमने पहली क्लास में सीखी, आज उसकी एप्लीकेशन है। चलें, मैंने कहा अगर मैं बीइंग अ पेरेंट एंटिटी किसी कंपनी में 55% ओन करता हूं, तो जल्दी बताओ कि मैं उस कंपनी को कंट्रोल करता हूं सर 100%, तो कंसोलिडेशन होगी 100%। चलें, ये बात तो बेसिक स्टेब्लिश हो गई। इस पूरे सिनेरियो में कंट्रोल 100% है, कंसोलिडेशन 100% है, बट जो मेरा नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है वो हो गया 45%। यानी अब मेरी बैलेंस शीट के अंदर कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स का हिस्सा दिखेगा जो मेरा, तो लॉजिकल बात है, जब मैं उसके एसेट्स को अपने पास लेके आ रहा हूं तो ये भी तो बताऊंगा ना उसके एसेट्स में इतना हिस्सा उस बंदे का। क्लैरिटी है? तो अब उस चीज को इनकॉर्पोरेट करने लगे हैं। तो इसी चीज की इनकॉर्पोरेशन के लिए जरा हम एक सवाल निकालते हैं ताकि हम आपको करा पाएंगे। हाँ भाई, इसमें आप देखें कि यहां पे गफ्फार लिमिटेड ने कितने परसेंट शेयर्स खरीदे हैं? 80% शेयर्स खरीदे हैं, जबकि 50 से अबव 100 से लेस। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और इससे पहले जितने भी केसेस किए थे 100%। तो अभी देखो उसी की कैसे एप्लीकेशन आती है यहाँ पे, और खाली बस ये एक मैं ले आऊँ और बाकी डिटेल्स। ये हिसाब किताब है भाई। अच्छा, अब हमने कहा हमें जो बैलेंस शीट दी हुई है वो दी हुई है 31 दिसंबर 2022 की।
हमने कहा कि लैंड, प्लांट, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, अदर एसेट्स, ये सब दिया हुआ है। शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, लायबिलिटी भी है। वो कह रहा है ऑन जनवरी 1 यानी इस साल के शुरू में गफार लिमिटेड ने एक्वायर किए 80% शेयर्स ऑफ गौहर लिमिटेड। अच्छा भाई, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ऑल एसेट्स वर इक्वल टू देयर फेयर वैल्यू एक्सेप्ट द फॉलोइंग। वो कह रहा है लैंड, प्लांट, मशीनरी की फेयर वैल्यू में फर्क आया था। अच्छा, अब एक बच्चे के सवाल बुक में नहीं, ये बुक में नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जितनी भी आपको क्लास प्रैक्टिस कराऊंगा वो मेरे अपने बनाए हुए सवालात की होगी। बुक के 80 सवाल, बुक के 50 सवाल खुद के डिजाइन किए हुए, सब के सब प्रैक्टिस हैं। और मेरे पास हिस्टोरिकली, क्योंकि मैंने बुक से भी कराए हैं सवाल, सारे कराए हुए हैं, उसकी वीडियोस भी मौजूद हैं। तुम ये बोलोगे ना अगर कि सर मुझे बुक से प्रैक्टिस करनी है, मुझे सबकी वीडियोस चाहिए, सबकी सब लाइन से लगा दूंगा, मैं लगा दूंगा, पर सब्जेक्ट टू आप ये प्रूव करें मुझे कि आप वो सॉल्व कर रहे हैं। सही है ना भाई? मतलब जाहिर सी बात है, मैं भी तो एफर्ट कर रहा हूं ना, मैं एक एक करके बैठ के सॉर्ट करूंगा, उसको लगवाऊंगा। आई हैव एवरीथिंग इन माई पोर्टल, मैंने खाली आपको वो देना है, आप प्रैक्टिस शुरू करें। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं इससे हट के नए सवाल कराते रहूं। वहां पे चैलेंजिंग क्वेश्चन है, वहां पे बहुत मुश्किल क्वेश्चन हैं, वो तुम करोगे तुम्हारा लेवल अप वैसे ही होना है। तो प्लीज जैसे जैसे टॉपिक खत्म होते जा रहे हैं वैसे वैसे सवाल करते रहो। पास पेपर मैंने करा दिए हैं सारे, लीज के भी, IFRS 9 के भी, लीज के कुछ बाकी हैं वो भी करा दूंगा। अगेन पास पेपर करना अपने आप को बेवकूफ़ बनाना है। कोई भी टीचर तुम्हें बेवकूफ़ बनाएगा, रीजन बीइंग उससे पहले वैसा कॉन्सेप्ट दे चुके होता हूं तुम्हें मैं, तो तुम्हारा दिमाग उस वक्त फंक्शनल होता है। मसला कहाँ आता है? जब नया सिनेरियो, तो आपने उस पर काम करना है बस। बात समझ आ रही है? पास पेपर तुम्हारी तसल्ली के लिए मैंने कर ली है, अब चीज़ वो रिपीट नहीं होगी, उसके ऊपर की चीज़ आनी है तो मैं भी सोचता रहूँगा, मैं भी देता रहूँगा, और आपने भी प्रैक्टिस कंटिन्यूटी में रखनी है। चलें आगे। अब मुझे एक बात बताएं, और प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, जिस चीज़ पे आपको वीडियो सोल्यूशन चाहिए आप मुझे बता दें, मैं वैसे भी अपलोड करा दूंगा अलग से टैब बना के। आप बोल दें सर इसका PDF है पर मुझे फिर भी वीडियो सोल्यूशन चाहिए, तो मैं वो लगवा दूंगा। मेरे पास है एक एक सवाल के सोल्यूशन। क्लियर है? चलें इधर। मैंने कहा कि सर सारे एसेट्स की फेयर वैल्यू इक्वल है। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने कितने फीसद खरीदा है? 80%। अब एक बच्चा बैठे हुए सोचता है यार घर पे कि यार अगर मैंने 80% खरीदा है तो मैं वैल्यूएशन 100% की कराऊंगा। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वैल्यूअर का हाथ पकड़ के जाओ उसकी 80% वैल्यू कर दे। बोलेगा कि दिमाग खराब है तेरा, बिल्डिंग है तो उसको 80% कैसे करूं? मतलब मुझे बात नहीं समझ आई। वैल्यूएशन तो पूरी होगी ना, चाहे कोई भी एसेट हो। तो एक बात आपने याद रखनी है, चाहे आप 50% से ज्यादा खरीदें और 100% से कम, वैल्यूएशन 100% होगी, क्योंकि आपकी किताबों में वो चीज 100% आएगी। पहले बताओ ये बात याद रहेगी। तो ये नहीं सोचना कि अगर मैंने 80% खरीदा है तो मैं वैल्यूएशन 80% कराऊंगा। वैल्यूएशन कितने परसेंट होगी? 100, क्योंकि कंसोलिडेशन कितने परसेंट हो रही है? एक्चुअल कॉस्ट दिखनी चाहिए ग्रुप की। क्लियर है? चलें, हमने कहा जिस दिन मैंने खरीदा उस दिन एसेट्स की कैरिंग अमाउंट ये सामने थी और फेयर वैल्यू ये आ रही थी। गौहर लिमिटेड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 40 ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने ये कहा कि सर सबसे पहले तो हम ये करते हैं ना जो हमने आज तक किया है, नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरी, एड एक्विजिशन, एड रिपोर्टिंग। अच्छा, सबसे पहले हम आ गए शेयर कैपिटल पे। सर शेयर कैपिटल इस कंपनी का अज्यूमिंग चेंज ही नहीं हुआ, तो हमने कहा ये 4 लाख रुपए आ गया। हम किस डेट पे मौजूद हैं? एक्विजिशन। चलें, हमने कहा रिटेन अर्निंग। तो सर अगर मैं रिटेन अर्निंग देखूं तो वो है 143,000 और हमने प्रॉफिट कितने का कमाया है? तो यहां पे कितना रहा होगा? वेरी गुड। अच्छा, ये बात समझते हैं कि जब मैं इसको सम करूंगा, ये 5 लाख रुपए इस सब्सिडरी के उस दिन के एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस है जो किताबों में मौजूद है, बुक वैल्यू का, जो हमने सीखा भी है। तो हमने कहा सर ये आ गई बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, जो हमें वैसे भी समझ आ रही है यहां पे। अच्छा, अब इसके अंदर मैं आपसे पूछूं लैंड एलिमेंट कितना शामिल है? 1.35 का। वेरी गुड। शामिल कितना है? 1.35 का। होना कितना चाहिए? कितने से कम है? तो आपने ये कहा कि सर हमने इसमें
लैंड एलिमेंट 15,000 रुपये ऐड कर दिया। अच्छा, प्लांट एलिमेंट शामिल कितना है, होना कितना चाहिए? तो आपने कहा कि 30,000 रुपये से प्लांट एलिमेंट आ गया। अच्छा, अब हमने कहा कि मशीनरी 106,250 पे है, होना चाहिए 125 पे। वन एट सर, अगर इनको मैंने सम किया 563,750, सर इसको हम कहेंगे फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, यही है, पूरी कंपनी के हैं, ये पूरी कंपनी के हैं। चलें, यहां तक आई थिंक हम सेम प्रोसीजर पे चल रहे हैं। अच्छा, अब हमने कहा गुडविल। अभी आप बस यहां पे फोकस करेंगे और ताकि अटेंशन स्पैन आपका ज़्यादा रहे। यहां पे पहले मैं बात करूंगा उस दिन की जब मैंने इस कंपनी को खरीदा। अभी हम रिपोर्टिंग की बात देखिए, मैंने रिपोर्टिंग का कॉलम खाली रखा हुआ है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग इट ईजी। मैंने रिपोर्टिंग को भूल जाओ, आप समझें कि आप डे वन पे खड़े हुए हैं। डे वन पे उस कंपनी के कुछ एसेट्स हैं, कुछ लाइबिलिटीज हैं, कुछ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ गुडविल है। वो सब की सब आपकी इन्वेस्टमेंट में है। एग्रीड? चलें, इस बात को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में नक्श हो जाए। आपकी इन्वेस्टमेंट में एक्विजिशन डेट के एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज के पैसे हैं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के पैसे हैं और टू सम एक्सटेंट गुडविल के पैसे हैं। ये बात तो स्टेब्लिश है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अच्छा, अब मैं अगर ये कहूं कि मैं आया और मैंने इसकी इन्वेस्टमेंट को पिक किया, ये इन्वेस्टमेंट की हुई है किसमें? गौहर लिमिटेड में। ये इन्वेस्टमेंट की हुई है सर, गुडविल एट रिपोर्टिंग डेट पे चेंज हो सकती है। देखो, हम गुडविल के पैसे किस दिन पे देते हैं, तो हम ये सारी बातें कब करेंगे? रिपोर्टिंग डेट पे हमारा इससे कोई ताल्लुक। रिपोर्टिंग डेट पे गुडविल की वैल्यू आसमानों को चली जाए, अगेन मैं कॉस्ट मेजर तब कर सकता हूं जब मैं खरीद रहा हूं, बस। उसके बाद ग्रुप की वैल्यू इतनी ऊपर चली जाए, इतना नाम हो जाए, अगेन तुम्हें नहीं पता कि कितने में बना नाम। हाँ, तुम्हें उस दिन तक पता था जब तुमने ये ग्रुप बनाया था, उसके बाद तुम्हें पता नहीं है। हाँ, आगे इंपेयरमेंट के कॉन्सेप्ट आएंगे, वो मैं सिखाऊंगा, वो आगे जाके करते हैं, वो मैं सिखाऊंगा कि असल में निकाला कैसे जाती है उसकी वैल्यूएशन। चले आगे। मैंने कहा सर ये 5 लाख रुपए इसके अंदर हम कह रहे हैं कि इन्वेस्ट हुए हुए। किसने किए हुए? गफार लिमिटेड ने गौहर लिमिटेड में। पर एट द सेम टाइम आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट 80% है। पहले कितनी थी? अच्छा, अब ये भी बात समझनी है, यानी अगर मैं यहां पे अपनी कंसिडरेशन रखूं कितने की, मुझे लगता है दिस इज रिप्रेजेंटिंग 80% वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। 80% वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अच्छा, हाँ, अब पहले बताओ, यहां तक बात समझ आती है? कोई कंफ्यूजन? अभी हमने प्रूव किया ऊपर कि ये इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, बट यस स्टेक कितना है? 80% का। अच्छा, तो मुझे ये लगता है कि ये जो नेट एसेट्स हैं यहां पे 80% आने चाहिए अगर मैं गुडविल देखना चाहता हूं। भाई लॉजिकल बात है ना। भाई मुझे बात बताओ, तुमने 80% पैसे दिए हैं और तुमने वैल्यूएशन पूरी कराई है, तो तुम ये देखना चाहते हो कि तुमने गुडविल के कितने पैसे दिए, तो तुम्हारा हिस्सा तो 80% है ना, हाँ या नहीं? तो तुमने क्या कहा कि जब तुम्हारा हिस्सा 80% है तो मैं यहां पे 80% लूंगा। क्लियर है? कितना आ रहा है? 450, 1000, और ये हमने ऐसे लिया 563,750 का 80%। तो आपने इसमें से ये माइनस किया, ये गुडविल आ गई।
अच्छा, अब एक एक करके इसमें मैं कॉन्सेप्ट को ऐड करता हूं। यहां तक तो बात समझ आ गई कि मैंने, अच्छा अब सर एक मैपिंग करते हैं दिमाग में, लिखिएगा नहीं अभी, पहले समझें ताकि आप ना एक साथ कनेक्ट हो जाएं। मैंने डे 1 पे क्या सिखाया था? इन्वेस्टमेंट को हटाया, असल एसेट्स ले आया। इन्वेस्टमेंट को हटाया, असल एसेट्स ले आया। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, यहां तक बात समझ आ रही है? इन्वेस्टमेंट को हटाया, असल एसेट ले आया, जो वो रिफ्लेक्शन थी। एग्रीड? अब एक हाई लेवल बात करूंगा। जब अभी आपने इन्वेस्टमेंट को हटाया और एसेट्स और लायबिलिटीज ले आए, मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं, अभी जो आपने ये हरकत की है ना, इससे आप एसेट भी 80% लाए, लायबिलिटीज भी 80% लाए और गुडविल भी अपना हिस्सा लाए। एग्रीड? 20% रह गया। कहां पे? सब्सिडरी में। आपने तो कहा था कंसोलिडेशन कितनी होगी? अभी एक गेम देखें, मैं क्या सिखाता हूं आपको। मैंने कहा नॉन कंट्रोलिंग, और यहां पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूं। सिर्फ एक काम करें, 563750 का कितना आ रहा है? 112। अच्छा, अब आप गेम देखिएगा, मैं जो आपको समझाने लगा हूं यहीं रुक के। आप कौन से दिन पे खड़े हैं? पहले दिन पे। अब एक एक करके होल्ड ऑन, यहां पे सुनना है। आपने इन्वेस्टमेंट को हटा दिया। इन्वेस्टमेंट के अंदर 100% 80 हटा दिया, हटा दिया। 80% के एसेट्स आ गए, 80% की लायबिलिटी आ गई, गुडविल आ गई। 20 तो रह गया। 20 तो उसके एसेट भी तो लाओ। बैलेंस शीट में जब उसके एसेट्स क्लब करूंगा तो एसेट्स बढ़ गए, फिर नीचे इक्विटी खाली है। कितने परसेंट से? ये दे दी इसको। ये एसेट्स और लायबिलिटीज है ना। 5, भाई अल्लाह की कसम, आज मैं एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करूंगा, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करूंगा, आंसर यही आएगा 563750। इसका 20% किसका है? दे दिया। तो मैं 80 ले गया, 20 इसको दे दिया। कंसोलिडेशन कितने परसेंट हो गई? 100%, क्योंकि मैं कहूंगा मैं कंसोलिडेट 100% करूंगा। तो जब एसेट्स ऊपर 100% ले आए तो भाई सीधी सी बात है, आपने जब इन्वेस्ट, देखो पहले फिनोमिना क्या था? 100% की इन्वेस्टमेंट जाती थी, 100 एसेट आते थे, कोई शॉर्टफॉल। अभी इन्वेस्टमेंट 80% की जा रही है और 100% एसेट आ रहे हैं, तो 20% ऊपर ज्यादा आ रहे हैं। तो एक इक्विटी है ना जो आपकी नहीं है, एक इक्विटी है जो आपकी, वो किसकी है? तो दे दी ना उसको। पहले क्या था, जरा रिकैप करते हैं। अभी अभी सुनिएगा सबसे, हाँ बिल्कुल, अब सुने एक एक करके। पहले खाली इमेजिन करते हैं, इन्वेस्टमेंट 100% की थी, तो मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भी एसेट थे वो 100% की रिफ्लेक्शन थे। हटा दिया, पूरा 100 हटाया, पूरा 100 ले आया, बैलेंस शीट डली। ओवर एंड अबव गुडविल थी, वो भी डाल दी। अब क्या हो रहा है? 80 हटाया, 100 ले आया। जब 80% की इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट किया तो 100% के एसेट कैसे लेके आ रहा हूं? तो 20 तो शॉर्टफॉल रह गया, किसको दूं? तो उसमें एसेट्स का भी शेयर है, लायबिलिटीज का भी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स का भी है, तो इसमें सब आ रहा है, सब आ रहा है। हमने क्या किया? हमने बोला इस दिन पे अगर मैं कंसोलिडेशन पहले दिन की करता तो यकीनन अगर 100% होता तो मैं सिंपल क्या कर रहा था? इन्वेस्टमेंट को हटा के, क्योंकि इन्वेस्टमेंट खुद 100 को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आपको याद है ना, मैंने पूरा फिनोमिना बनाया था कि 7000 का पीपी था, 1000 की इन्वेंट्री थी, 3000 की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट थी, इन्वेस्टमेंट में पूरा 100 शामिल था। मैंने उसको हटाया, 100 ले आया, कुछ और करने की नीड। अभी आपकी इन्वेस्टमेंट में 100 है या 80 है? 80 को हटाया तो 100 की चीज ले आया तुम। तो तुम ये कह रहे हो अभी कि हाँ यार मैं 80 को हटा के 100 की चीज ला रहा हूं। भाई असल चीजें लेके तो आ रहे हो, तो उसमें किसी और का हिस्सा भी है। तो जब तुम उसके एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज ला रहे हो तो फिर इक्विटी न्यू क्रिएट करो। अब थोड़ा सा और तुम्हें डिटेलिंग करता हूं। पिछले सवालात में कोई एडिशनल इक्विटी नहीं थी, इस सवाल में एडिशनल इक्विटी वो किसकी है? तो दो ना उसको। तुम्हारी पूरी इक्विटी पे इख्तियार नहीं है। देखो जो तुम्हारी अपनी इक्विटी है, जो तुम्हारा हिस्सा है, वो तो एज अ सिंगल एंटिटी दिख रहा है ना कि तुमने उसकी इक्विटी का कितना हिस्सा खरीदा था? 80। तो वो इन्वेस्टमेंट में था नहीं था?
आपने हटा दिया, अपना हिस्सा लिया है, बात बराबर हो गई, कुछ भी नहीं किया एडिशनल, ना उसका रिटेन अर्निंग दिखाया। अब मैं कह रहा हूं भाई आपने ऊपर 20% और ले लिया, तो वो 20% कहां से बैलेंस होगा? तो यही तो किया हमने कि 80 को हटाया, 80 ले आता तो बात ही खत्म हो जाती। मैंने 80 को हटाया, कितना लेके आया? 100। तो ऊपर 100 है, एलिमिनेशन 80 की हुई है, बाकी 20, वो किसका है? पहले कैसे बैलेंस शीट टैली होती थी? आपको ये अमेजिंग बात तो यही है ना कि 100% के एसेट थे, जिसमें याद करो 713 को हटाया, उसकी इक्विटी की जगह असल एसेट्स ले आए, बैलेंस शीट टैली हो गई, क्योंकि आपने कहा ना उसकी पूरी इक्विटी को इरोड करके असल एसेट्स ले आया मैं, बात खत्म हो गई थी। आज भी आप यही कर रहे हो, पर टू द एक्सटेंट ऑफ 80%, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट में उसकी इक्विटी का कितना है? 80। आपकी इन्वेस्टमेंट में उसके रिटेन अर्निंग का कितना है? तो आप जब हटा के उसके एसेट्स लेके आ रहे हो तो 80 लाओ ना, फिर 100 क्यों ला रहे हो? कंट्रोल है। तो जब कंट्रोल है तो क्या राइट भी है? तो मैं दो ना उसको राइट जिसका बनता है अलग से। तो दिस इज अ न्यू इक्विटी दैट इज बीइंग क्रिएटेड। बात समझ आ रही है? अच्छा, उसकी बाकी 80% की इक्विटी कहां गई? ओ भाई 80% की इक्विटी मेरी इन्वेस्टमेंट में छुपी हुई थी, उसको हटा के वो तो एसेट्स ले आया ना, बचा क्या? 20%, वो दे दिया उसको, क्योंकि उसकी इक्विटी तो इरोड नहीं कर सकता ना, वो तो उसका राइट है। तो क्या उसका राइट देना चाहिए? ये रहा। पहले बताओ लॉजिकल बात समझ आती है? तो डे 1 से लेके यहां तक की कहानी पर अभी हम सिर्फ कौन से डे पे हैं? डे 1 पे। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ यहां तक बात समझ आती है? जल्दी से बच्चों। यानी इक्विटी में 2 इक्विटीज हैं। वेरी गुड, ये बिल्कुल सही जवाब। यानी इक्विटी के अंदर कितनी इक्विटीज हैं? एक इक्विटी आपने खत्म कर दी अपनी इन्वेस्टमेंट से, ऐसा है? एक इक्विटी आपने एलिमिनेट कर दी अपनी और असल एसेट्स ले आए। तो फिर बाकी एसेट्स कैसे ला रहे हो? एनसीआई से ला रहे हो ना, तो दो ना एनसीआई को, ये रहा अलग इक्विटी है उसकी। क्लियर है? तो अ न्यू इक्विटी इज बीइंग क्रिएटेड व्हेन यू हैव लेस देन 100% ओनरशिप। पहले बताओ बात समझ आती है भाई? पक्की बात है। अच्छा आप एक मिनट रुकिएगा, खाली यहां पे ये बच्चों का नेट बंद हो गया। जानी स्क्रीन आ गई वापस? ये बता दो, वो नेट का कनेक्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। स्क्रीन आ गई? अब आ गई स्क्रीन? अच्छा ओके, सॉरी यार वो नेट का कनेक्शन खराब हो गया था। अब बताओ जानी जल्दी से ऑनलाइन वालों, और आप सब क्रिस्टल क्लियर है चीज? डे 1 की क्लियर होनी चाहिए। वेरी गुड यार, चलें बेहतरीन। अब सुने आगे, ये तो हो गया पहला दिन। और पहले दिन का परसेप्शन क्या बना? पहले दिन पे मैंने कंसोलिडेशन 100% की होगी। और अच्छा अब जैसे ये गुडविल है, क्या ये तुम खुद लॉजिकल बता सकते हो मुझे, क्या ये पूरी कंपनी की गुडविल है? मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, तो मैंने रिकॉर्ड भी अपना ही करना है ना अभी तक। आगे जाके इसमें कुछ चेंज करूंगा, पर अभी तक सिर्फ ये कह रहे हैं गुडविल का आपका अपना हिस्सा है। तो चलें लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी हाँ मैं ये एग्री कर रहा हूं कि गुडविल का सिर्फ एनसीआई का हिस्सा रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि मैंने ही पैसे दिए तो मैं अपनी गुडविल देख रहा हूं। एनसीआई तो पहले से ही मालिक है ना इस कंपनी का, हम तो खाली उसका शेयर दे रहे हैं उसको, सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं। चलें, लैंड की फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई है सवाल में? बिल्कुल हुई है। ये देखें 1.35 से 1.50 पे आया हूं तो 15,000 की एडजस्टमेंट हुई है। चलें अब एक एक करके आप सवाल का जवाब दें मुझे। मेरी इन्वेस्टमेंट के अंदर सामने वाली कंपनी के एसेट्स के मैंने कितने पैसे दिए हैं? लायबिलिटीज के, गुडविल के, यानी माई इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट्स 80% ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, यानी उसकी इक्विटी का 80%। सिंपल जबान में मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट को खत्म किया, उसकी इक्विटी को खत्म किया, 80% एसेट ले आया, सही है, पर साथ में 20% और लाया। मैं 80% खत्म करने का इख्तियार रखता हूं, पर 20% खत्म करने का इख्तियार नहीं रखता। पहले क्या कर रहा था? इस इन्वेस्टमेंट में 100% था, इक्विटी को खत्म किया, असल एसेट्स ले आया, कहानी जीरो हो गई थी। यहां पे जीरो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि 20% अभी भी बाकी है। वो किसका है? एनसीआई का। सीए फाइनल में आओगे वहां पे ये भी होगा कि बीच में जाके एनसीआई से शेयर खरीद लिया, यानी मजीद शेयर खरीद लिया हमने, तो उसकी क्या काउंटिंग होती है वो फाइनल की बात है। अभी हमारा से बेसिक चल रहा है। चलें सर 20% शेयर की गुडविल की वैल्यू मेजर नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट हमने अभी यहाँ पे की, वो आगे कॉन्सेप्ट आएगा फुल गुडविल का, वो अभी हम सीखते हैं आगे जाके। पर अभी हमने क्या किया हुआ? अपना शेयर रिकॉर्ड किया हुआ है सिंप्लिसिटी के लिए। क्लियर है?
ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ, यहां तक बात समझ आती है? जल्दी से। फुल गुडविल अभी हमने सीखा नहीं है, वो आगे जाके सीखेंगे, रेस्ट अश्योर्ड इसके बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं वो। पर अभी हम सिंपल क्या कर रहे हैं, 80% की अकाउंटिंग और एडिशनल 20%, दैट्स इट। चलें, हमने कहा सर ये भी हो गया हिसाब किताब, अब आते हैं रिपोर्टिंग डेट पे। अच्छा, और एक और चीज़, सॉरी ये बताना भूल गया, ये बड़ी अहम होनी चाहिए समझने के लिए आगे। मैंने जैसे ही इन्वेस्टमेंट को हटाया तो उसके अंदर एसेट के पैसे थे, लायबिलिटी के पैसे थे, गुडविल के पैसे थे, सबको ले आया, वो थी कॉस्ट। वो क्या थी? कॉस्ट। याद रखिएगा, वो कमाई वो आ गया। अच्छा, फिर जो 20% बच गया वो किसको दे दिया? वो एनसीआई का हिस्सा। एग्रीड? एनसीआई, एक बात बता दूं, वो तुमसे पहले ही मालिक है, तुम अभी आए हो, तो तुम खाली कह रहे हो कि देख यार मैंने कंपनी खरीदी है, मैं अपना हिस्सा अपने पास लेके जा रहा हूं, तेरा तेरे को दिखा रहा हूं, कंट्रोल मैं कर रहा हूं। तो डे 1 पे लॉक हो गया ग्रुप। अब कहानी होगी इसके आगे। अब मैं तुमसे पूछता हूं, वापस से सब्सिडरी जब कुछ कमाएगी तो वो चीजें एसेट्स में चली जाएंगी भाई, इनकम क्रेडिट, एसेट डेबिट। तो ये जो रिपोर्टिंग डेट के एसेट्स हैं इसमें इनकम शामिल है, डेफिनेटली शामिल है, सारी चीजें शामिल हैं। अच्छा, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब जब आप इन्वेस्टमेंट को हटाओगे, एक लॉजिकल बात कह रहा हूं, इंशाल्लाह तुम खुद भी जवाब दोगे, अब जब तुम एसेट्स को हटाओगे, इन्वेस्टमेंट को हटाओगे, वो इन्वेस्टमेंट कौन से दिन की थी? एक्विजिशन की। इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, इन्वेस्टमेंट के अंदर एसेट्स कॉस्ट पे थे, जो तुम्हारी कॉस्ट थी ग्रुप की। अब तुम एसेट्स लाओगे वो ज्यादा आएंगे, क्यों? कमाया भी है, पर एक बात याद रखिएगा, तुम्हारी कमाई नहीं है सिर्फ, तुम अपनी कमाई खुद ले जाना, बाकी एनसीआई को दे देना। क्या हिसाब किताब इक्वल है? एसेट्स आ गए, कॉस्ट भी टैली हो गई, इनकम भी टैली हो गई, दोनों का हिस्सा भी मिल गया। सही है, आप बता रहे हो कंट्रोल कर रहा हूं। तो अब पोस्ट एक्विजिशन कितने लोगों में बढ़ेगा? 2 लोगों में। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, क्या यहां तक बात समझ आती है? अब 2 लोगों का हिस्सा है, क्योंकि सीधी सी बात है, अब जब आपकी इनकम से आपके एसेट्स में एनहांसमेंट हो रही है तो वो एनहांसमेंट 2 लोगों की है। जैसे डे 1 पे भी कितने लोगों की थी? 2 लोगों की। तो आगे ऐसे ही चलता रहेगा, 2 लोगों का हिस्सा। कंट्रोल किसके पास है? एक के पास, पेरेंट एंटिटी के पास। चलें, तो हमने कहा कि सर अगर हम यहां पे यही चीज वापस से रिप्रोड्यूस करें और हम कहें यह है सर 4 लाख रुपए, ओके, तो हमने कहा यह है सर 4 लाख रुपए, तो रिटेन अर्निंग हम यहां पर आए तो वो कह रहा है 140, ये कितना आ गया जानी? अच्छा, अब रिपोर्टिंग पर 2 कॉलम बनेंगे। नहीं देखो भाई, मुझे बताओ, क्या रिपोर्टिंग पे 2 कॉलम बनाने की मैंने ऐसी कोई बात की, या मैंने आपको सिर्फ अभी फिनोमिना सिखाया है? अभी कैसे होगा वो करते हैं, लॉजिक समझ आ गई है? लॉजिक समझ आ गई है, अभी एप्लीकेशन देख लेते हैं। आ जाओ, मुझे बताओ सर, इसको तो 15,000 ही रखना है, क्योंकि 1 मिनट सोचिएगा, जब आपने इन्वेस्टमेंट को हटाया, मैं ऐसे ही फजूल सवाल करूंगा पर जवाब तुमने सही देना है। इन्वेस्टमेंट को हटाया रिपोर्टिंग पे, उसके अंदर ये 15,000 शामिल था? हाँ या नहीं? था, इन्वेस्टमेंट के अंदर था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन्वेस्टमेंट के अंदर था। वापस सुने, जब आपने, प्लीज सुनना, ये बड़ी अहम बात है, जब आपने इन्वेस्टमेंट को हटाया तो इन्वेस्टमेंट के अंदर 15,000 नहीं, 15,000 का 80 शामिल था। एग्रीड? पर ग्रुप बनाने के लिए तो आपने पूरा वैल्यू किया, तो जब 15,000 ऐड करे तो बैलेंस शीट आउट हो गई, तो बैलेंस कैसे हुई? तो इसका 20% एनसीआई को भी तो दिया ना, बैलेंस हो गई है। क्लियर है? पक्की बात है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को हटाया तो उसके अंदर प्लांट भी था, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी थी, पर 80% तक, ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि तुमने तो फिर पूरा 30 कैपिटलाइज किया था। हाँ, बैलेंस शीट पूरा 30 लाए थे, बाकी किसको दिया? बनता है ना उसका, दिया। मुझे ये लगता है कि अब जब डेप्रिसिएशन भी आएगा ना, दोनों में बढ़ेगा, ताकि आपका सवाल ही नहीं आए आगे। भाई डेप्रिसिएशन आएगा, वो भी कितने लोगों में बढ़ेगा? लॉजिकल सी बात है ना, एसेट का हिस्सा नहीं दिया था तो डेप्रिसिएशन का हिस्सा नहीं दोगे? देंगे बिल्कुल। वही पूरी प्रॉपर कहानी चल रही है कि इन्वेस्टमेंट को हटाया, एसेट्स को ले आया, पर एसेट्स को जब 80% लाया तो 20% भी तो ला रहा हूं ना, तो बाकी 20% किसका है? एनसीआई का। तो अभी भी फिनोमिना वही है
कि एसेट्स इंक्रीज होते जा रहे हैं इनकम की वजह से, तो सर एनसीआई के लिए उसकी कॉस्ट हमारी वाली कॉस्ट होगी? नहीं, देखो वही बात, जिस दिन ग्रुप को वैल्यू कर रहे हो तो उस दिन क्या एनसीआई तुम्हें ये कह सकता है कि मेरे लिए ये वैल्यू नहीं है, या वो यही कहेगा मेरे लिए भी यही वैल्यू है? फेयर वैल्यू तो उसके लिए भी वही है ना, तो वो मुकर कैसे सकता है फैजान? वो तो यही बोलेगा कि जो आपने वैल्यूएशन कराई है मैं भी कराता तो यही आती। और क्या वो आगे ये बोलेगा नहीं डेप्रिसिएशन नहीं है? तो बोलेगा जब आपको को शेयर दिया था तो आप उसका भी हिस्सा लें। कंट्रोल कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि हम तो इंसाफ कर रहे हैं, हमने ग्रुप बनाया, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम डिसीजन ले रहे हैं, मैं अपने पास दिखा रहा हूं, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे रहा हूं। तो अगर एक एसेट महंगा पड़ा था तो उस महंगे एसेट पे तुम्हारा हिस्सा भी तो तुम्हें दिया था। तो ये तो नहीं था कि मैंने इन्वेस्टमेंट के अंदर पूरा रखा हुआ था। इन्वेस्टमेंट के अंदर कितना % था? मैंने कंसोलिडेट कितना किया, तो मैंने उसी का हिस्सा तुम्हें भी दे दिया। अब जब आगे रिजल्टेंट डेप्रिसिएशन आएगा तो उसके तुम भी हकदार हो, तो वो कितने लोगों में बढ़ेगा? तो हमारी अप्रोच ऐसी है, वो नीचे खुद ब खुद बाइफरकेट हो जाएगा। क्लियर है? चलें, मतलब हमारी बुक में ओनली 80% शो होगा या एनसीआई का शेयर तो नहीं होगा ना सर? भाईजान हमारी बुक में 100% एसेट्स आएंगे, तो वरना एनसीआई क्रिएट क्यों किया है? अगर 80% होता ना, अल्लाह की कसम तुम्हारी बैलेंस शीट वैसे ही टैली हो जाती, तुम्हें कुछ करने की नीड। हम कंसोलिडेशन कर कितने % रहे हैं? तभी तो पंचायत किसकी कर रहे हैं? एनसीआई की, कि उसका हिस्सा मेंटेन करो, उसका हिस्सा मेंटेन करो। अब मैं तुमसे पूछता हूं, एनसीआई आपस में शेयर एक दूसरे को बेचते हैं, तुम एनसीआई हो, तुमने इसको बेचा, तुमने इसको बेचा, इस पे इसकी जात पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनसीआई चाहे तुम्हारे पास हो, हम बोल रहे हैं भाई तुम्हारा ये शेयर है, फिर इसमें से डिविडेंड दिए जाते हैं। जैसे ही डिविडेंड दूंगा एनसीआई का शेयर, क्योंकि वो अपने हिस्से में से इतना हिस्सा घर लेके चला जाएगा, वो आगे सिखाता हूं। पर अभी तो हमने ग्रुप क्रिएट किया है, अभी हम आगे सीखते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं। अच्छा, ज़ैनब कह रही है कंसोलिडेशन 100% करते हैं, 80% एक्वायर किया, 20% सब्सिडी के पास ही रहा। नहीं, सब्सिडी के पास नहीं रहा, एनसीआई के पास। यूं कहते हैं, इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। मैं एक कंपनी हूं, मेरे पास पूरी सब्सिडी है, इस सब्सिडी के 2 मालिक हैं, पेरेंट सब्सिडी के पास नहीं रहा, सब्सिडी के छोटे शेयर होल्डर के पास रहा। सब्सिडी कितने लोगों की है? पेरेंट, एनसीआई। तो पेरेंट 100% क्यों ला रहा है? क्योंकि कंट्रोल कर रहा है। तो क्या वो एनसीआई के साथ नाजायज कर रहा है, या एनसीआई को उसका हिस्सा दे रहा है? एक एक करके तुमने वैल्यू करवाया था, पूरी वैल्यू का 20% उसको दिया। अच्छा, तुम एसेट 100% लाए, क्या कोई नाजायज बात है? नहीं। आगे जो कमा रहे हो उसका भी, भाई बोल लो जायज बात कर रहा हूं यार, जब तुम्हें हर एक एसेट का हिस्सा दे रहा हूं तो तुम्हें कमाई का हिस्सा भी दे रहा हूं, तो मुसीबत किस बात की है? मैं सिर्फ कंसोलिडेशन कितनी % करूंगा, क्योंकि कंट्रोल मैं कर रहा हूं। क्लियर है? पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ, एनसीए का अकाउंट शो होगा पर बुक्स में? अल्लाह की कसम आगे जाने तो दे। अबे अभी भाई मैंने बताओ अभी क्या अकाउंटिंग की है? अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि हुआ पहले दिन पे क्या है। अभी जब बैलेंस शीट बनाऊंगा तो तुम्हें खुद समझ आएगा कि प्रेजेंट कैसे होगा। चलें, अच्छा मतलब कंट्रोल की वजह से 100% कंसोलिडेशन करेंगे। यस, ये मैंने कौन सी क्लास में बताया था? पहली क्लास में। पर आज उसको अप्लाई कर रहे हैं। सही है। चलें, हमने कहा कि सर ये प्लान 30,000 पे ही रहेगा या आफ्टर डेप्रिसिएशन? अच्छा, तो आप ये कहेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन 27,000, यही है ना? ये आ गया 27,000। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जो मशीनरी है इसको 18750 को जानी डिवाइड करें कि 15,000 से या 15 साल से, 5 साल से डिवाइड करें, 15,000 आ गया। अच्छा, वो ओवरऑल बता दो। ओके, ये कितना आ गया जानी? एग्जैक्ट। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं, यहां से यहां तक का सफर पोस्ट एक्विजिशन है। अच्छा, कितना? या सर मुझे ये एक बात आप समझा दें ताकि हम थोड़ा सा ना एक पेज पे आ जाएं। 36,250 ये आ रहा है, जबकि इसने प्रॉफिट कमाया है 43,000 का। इंक्रीमेंटल सोच के बताना। इंक्रीमेंटल देखो, जब तुमने इन्वेस्टमेंट को हटाया तो उसमें एसेट्स ओवर वैल्यूड थे, तो तुम एसेट्स को पूरा लेके आए,
फिर तुम्हें याद आया अब इसको डेप्रिशिएट भी तो करना है, तो तुमने डेप्रिसिएशन बुक किया, तो अब वो डेप्रिसिएशन का हिस्सा कितने लोगों में बढ़ेगा? तो यहाँ पे सब नेट हुआ है ना, इसको बांट देना 2 लोगों में, ऊपर एसेट्स भी तो पूरे पूरे हैं ना। क्लैरिटी है? चलें, तो आप मुझे एक बात बताएं सर, अब हमने यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में बांटा, एक पेरेंट 80%, कितना एग्जैक्ट? ये आ गया सर 29,000 एग्जैक्ट। अच्छा, फिर हमने अच्छा अब ये देखिएगा, मैंने ये कहा यहां पे मैंने ऐड किया पोस्ट एक्विजिशन, कितना आ रहा है टोटल? 1,20,000। अच्छा, अब जरा इस बात को अगर आप फोकस होकर देखें तो आपको यहां पे बखूबी दिखेगा कि 1,20,000 रुपये एनसीआई का रिपोर्टिंग डेट का हिस्सा है। कौन सी डेट का? रिपोर्टिंग डेट का हिस्सा है। खाली ये जो 6 लाख है ना, इस पे लगाओ 20%, 6 लाख पे लगाओ 20%, 1,20 आ रहा है। बिल्कुल जायज अकाउंटिंग कि रिपोर्टिंग डेट पे जो कंपनी की मालियत है उसका 20% तुम्हारा और बाकी हमारा। क्लियर है? मतलब बिल्कुल हमने प्रूफ भी कर दिया इसको यहां से। चलें, तो हमने कहा कि सर अब हम इस हाल में पहुंच चुके कि हम बैलेंस शीट बना सकते हैं, बस नहीं, एक चीज गायब है, ग्रुप रिजर्व। अच्छा भाई, पेरेंट की रिटेन अर्निंग 147, 500, 29,000, 17, ओके जी, 176, 500। अब आपकी जो भी कमाई है ऊपर एसेट्स में ऑलरेडी मौजूद है। एसेट 100% लाए हो तो ये तो 80% है, 20% एनसीआई की तो बैलेंस शीट डली रहेगी। चलें जी, ओके। तो हमने ये कहा कि सर अगर हम तमाम एसेट्स को देखना चाहें तो प्लीज सर ये जो आ रहा है ये वाला, इनका सम कितना है? 5,80,500। अब इसके अंदर हमने कहा एक ये और एक ये, 6,37,000। हमने कहा पीपी आ गया 6,37,500। ओके सर, गुडविल आपने कहा सर गुडविल आ रही है 49,000 की। अच्छा, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर गुडविल थी? तो आपने हटा दी ना, तो आपने जब वो क्रेडिट किया तो डेबिट ये हो गई। अच्छा, उसकी इक्विटी को भी हटा दिया और फिर ऊपर 100% ले आए, तो बाकी किसको दे दिया? एनसीआई को, क्योंकि उसकी इक्विटी हटाने का तुम्हें इख्तियार कितना था? 80%। तो बाकी इक्विटी किसको दे दी है? जो उसका हर एक हिस्सा रिफ्लेक्ट कर रही है। क्लियर है? चलें, हमने कहा सर गुडविल ये आ गई। अब फिर हमने कहा सर इन्वेस्टमेंट आएगी नहीं, अब हमने $480 आ गया। अच्छा सर, फैजान कह रहे हैं तो सर जब हर चीज़ 100% है तो एनसीआई की गुडविल इंक्लूड करके उसे भी 100% नहीं करेंगे? देखो मैं अभी बता देता हूँ आपको, ये पॉलिसी होती है, ये पॉलिसी होती है। इस ग्रुप की पॉलिसी है कि वो एनसीआई की गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर रहे। आगे जाके मैं सिखाऊंगा कि किसी ग्रुप की पॉलिसी ये होती है कि एनसीआई की जो गुडविल है उसको रिकॉर्ड करेंगे, तो वो आगे सिखाता हूँ। पर यहाँ पे हर चीज़ 100% है, गुडविल सिर्फ कितनी है? 80% मेरा हिस्सा है। चलो मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ, जिस दिन तुमने एनसीआई की गुडविल रिकॉर्ड की ना, ये गुडविल बढ़ जाएगी, नीचे एनसीआई भी बढ़ जाएगी, बस ये होगा। अभी आगे सिखाता हूँ भाई, सीधी सी बात है, जब तुम एसेट्स और लायबिलिटीज का शेयर दे रहे हो तो गुडविल का हिस्सा भी दोगे ना, तो गुडविल बढ़ जाएगी। मैंने खाली पॉलिसी के तहत उसको रिकॉर्ड, क्योंकि मैं कह रहा हूँ जो आज मैंने पैसे पे किए हैं उसके हिसाब से आ रहा है, बस। वो आगे पॉलिसी का चेंज है, वो आगे सीखते हैं।
ग्रुप रिजर्व, देखो ग्रुप रिजर्व तो वैसे ही चल रहा है ना कि पेरेंट एंटिटी की आज तक की कमाई और सब्सिडरी से बाद में कमाया हुआ पैसा। पहले क्या करते थे हम, 36250 पूरा ले जाते थे। अभी भी अल्लाह की कसम इक्विटी में पूरा प्रॉफिट ही जा रहा है, पर कितनी इक्विटी में? मेरे पास एनसीआई का, क्योंकि वी नो द फैक्ट कि ऑल टुगेदर आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि हमने इस कंपनी को 80% खरीदा है और मेरे तमाम प्रॉफिट्स एसेट में जा रहे हैं, तो वो प्रॉफिट अब सिर्फ आपका नहीं है, कंट्रोल है आपका कंपनी पे, बट दैट डजंट अलाउ यू टू से कि प्रॉफिट आपका है। कुछ आपका है, कुछ एनसीआई का है। तो जब आपने ग्रुप क्रिएट किया था तो एनसीआई को उसका पूरा हिस्सा दिया था, एसेट्स और लायबिलिटीज का सबका, वो भी फेयर वैल्यू के हिसाब से। आगे जाते जाते जो भी कमाओगे, आपके जो ग्रुप की वेल्थ है वो क्या होती है? तो ग्रुप की वेल्थ कहां रिफ्लेक्ट होती है? एसेट्स में। ग्रुप की वेल्थ कहां रिफ्लेक्ट होती है? एसेट्स में तुमने कंसोलिडेट कर लिया, पर जब एसेट्स को तुमने कंसोलिडेट किया तो उसकी रेजिडुअल इनकम जिस वजह से वो वेल्थ बढ़ी है, कितने लोगों में बढ़ी? आपकी, आपके पास, उसकी, उसके पास। क्लैरिटी है? चलें जी, ओके। हमने कहा इन सब का सम कितना आ रहा है जानी? 1166। चेक कर लो, यही है। ओके जी। शेयर कैपिटल, एक चीज यहां पर रुक के तुमसे पूछूंगा, आपने जो सब्सिडरी है उसका शेयर कैपिटल क्यों नहीं लिया? वो इन्वेस्टमेंट में था ना, पर वो तो तब था ना जब 100% था, बाकी एनसीए में चला जाएगा। तो यानी देखो बात क्या है, देखो अब तक तो बात सही कह रहे थे तुम कि इन्वेस्टमेंट को हटा दिया, उसकी इक्विटी खत्म की, एसेट्स ले आया, पर वो तब तक बात एप्लीकेबल थी जब तक मैं 100% का मालिक था। अभी भी 80% तक समझ आ रहा है, पर 20% मैंने उठा के सीधा सीधा एनसीए में फेंक दिया है। वो अलग से फेस पे शेयर कैपिटल के नाम पे एनसीए में लाजमी आ जाएगा। 20% है ना, तो वो आ जाएगा वहां पे। तो ये कह रहा हूं ताकि आप इस, देखो मैं ये बोले बगैर भी निकल जाता तो आप कहते सही हो रहा है, पर बात समझने की बात है ना कि वो सारी चीजें उठ के कहाँ गई हैं? एनसीआई में। क्योंकि आना, देखो यानी हम ये कहें हमने इक्विटी को एनसीआई की हद तक एलिमिनेट ही नहीं किया, इक्विटी को एनसीआई की हद तक एलिमिनेट, क्योंकि देखो ना पहले हम क्या करते थे, पूरी इक्विटी उड़ा देते थे और असल एसेट्स लायबिलिटीज ले आते थे। अभी भी ये कर रहा हूं, पूरी इक्विटी उड़ा रहा हूं, असल एसेट्स लायबिलिटीज ला रहा हूं, बट उस असल एसेट्स लायबिलिटीज में किसका हिस्सा रहने दे रहा हूं? पहले क्यों नहीं रहने दे रहा था? 100% था। दोनों में फर्क समझ आ रहा है? पक्की बात है। ये एक बेसिक बात है जो आपको क्लियर होनी चाहिए बिफोर अकाउंटिंग। एनसीआई के शेयर में एनसीआई का शेयर कैपिटल का हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्या आयशा सही कह रही है? एनसीआई के हिस्से में उसका शेयर कैपिटल रिफ्लेक्ट। अच्छा एक और टेक्निकल बात कहता हूं, एनसीआई के हिस्से में एनसीआई का रिटेन अर्निंग रिफ्लेक्ट हो रहा है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हो रही है, बाकी एसेट्स हो रहे हैं, बाकी लायबिलिटीज हो रही हैं, सब हो रहा है। यही तो सिखा रहा हूं जी, क्योंकि हमने ये कहा कि हमने एनसीआई की गुडविल को रिकॉर्ड ही अगर कर लेते एनसीआई की, जैसे निकलेगी आगे सिखाता हूं, तो एनसीआई ऊपर गुडविल भी, बैलेंस शीट टैली, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी भी टैली होगी, नीचे भी एनसीआई में नहीं है और ऊपर गुडविल में भी नहीं, क्योंकि हमने बाय पॉलिसी उसकी गुडविल को रिकॉर्ड नहीं किया। क्लैरिटी है भाई? चलें, पोस्ट एक्विजिशन के थ्रू हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही है सर। एसेट 100% आएंगे कॉज हमने 100% कंट्रोल किया है, क्या ये सही कह रहे हैं? हम भी बचपन से यही कह रहे हैं। चलें ओके, शेयर कैपिटल हमने बता दिया, अब हम क्या लाएं यहां पे? 176, या तो तुमने तो रिटेन अर्निंग एनसीआई की भी हटा दी, एनसीआई के हिस्से में है, देख लो भाई, एनसीआई के शेयर में सब है, तो वो हटाई नहीं है ना, खाली रीक्लासिफाई की है, ऊपर से अलग से लाइन आइटम में लिया, क्योंकि ग्रुप बता रहे ना कि ग्रुप में हमारा इतना है और एनसीआई का इतना है, तो एक लाइन आइटम में बताओ ना कि उसका ये हिस्सा है। क्लियर है? चलें, तो हमने यहां पे लिख दिया एनसीआई 1 लाख। आखिरी बार डीड बन के पूछ रहा हूं, इस 1/20 में एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, रिटेन अर्निंग, शेयर कैपिटल, सब है इसका हिस्सा, और अब लग रहा है कि वाकई में ग्रुप है। प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी। सिंगल एंटिटी मींस आई हैव माय ओन कंट्रोल, मैंने अपना हिस्सा अपने पास दे दिया, बाकी एनसीआई को।
दिस इज हाउ वी प्रेजेंट इट। अच्छा अली तुम कुछ पूछ रहे थे, पहले बताओ बात समझ आई कैसे आता है एनसीआई? इक्विटी का पार्ट है, एक एडिशनल इक्विटी है जिसको मैंने खत्म नहीं किया। हाँ 100% पे होता तो मैं इसको खत्म कर चुका होता, क्योंकि फिर वो क्या बन जाता, जीरो उस केस में। जी कोई सवाल है? क्लैरिटी है? ऑनलाइन वालों जल्दी बताओ क्लैरिटी है यहां तक? अच्छा अब लायबिलिटीज क्या ये टैली है? 1166। तो आपने बेसिकली एनसीए के वक्त क्या करना है, डे 1 पे एनसीए का हिस्सा देना है, आगे पूरी अकाउंटिंग सेम है, सिर्फ कितने लोगों में बांटना है, 2 लोगों में, और बाकी हिसाब किताब सही चलेगा। सिर्फ एक एडिशनल इक्विटी आएगी जिसका नाम है एनसीआई। बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन में प्लीज बताओ बात क्लियर है यहां तक? हाँ ग्रुप रिजर्व में जितना राइट है बिल्कुल, बाकी तो एनसीए को देंगे ना। हाँ जी ऑनलाइन में क्लियर है? अच्छा भाई ये तो हो गया ये हिसाब किताब समझने के लिए। जल्दी से अल्लाह को बोला फुल क्लियर, थैंक यू भाई, वेरी गुड, अच्छी बात है। सुनो जल्दी मुझे बताओ, क्या तुम कंसोलिडेशन में कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो? देखो ये है तो भला कि इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत होते हैं, पर क्या तुम्हें तुम्हारे लेवल पे आके समझ आ रहे हैं? एक एक चीज़ हम क्लियर कर रहे हैं। मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि भाई मार्केट में क्या होता है, हम कैसे कर रहे हैं, अकाउंटिंग के पीछे इम्पैक्ट क्या है। मैं ये शर्त लगाता हूँ, जब तुम पास पेपर या कोई नया सवाल करोगे तुम्हारे बीच में बैक एंड पे लॉजिक घूम रही होगी कि ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है। तो अभी एक एक करके उसमें चीज़ें ऐड करते हैं। तो मैं इसको खाली एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, एक सवाल, वो ये वाला जो कि ऑब्वियसली लेस देन 100% ओनरशिप पे बेस करेगा। अच्छा देखो उसने चर्सी ने सवाल तो बनाया रात के मरहले में मेरे कहने पे, अभी मैं तुम्हें एक भंड दिखाता हूँ उसमें। जलील मैं इसके क्लास के बाद करूँगा उसको। ये सत्तार और क्या लिखा हुआ है, उमर, तो ये इन्होंने अपने पे अपने वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है। सही है, तो मुझे बताओ सत्तार लिमिटेड किसके शेयर्स खरीदेंगे? उमर लिमिटेड। ये अभी इसके बाद कॉल करते हैं उसको। देखो ये ऑडिटर की नजर होती है ना, फौरन गलती सामने आती है। चलो खैर ये आ गया, क्योंकि मुझे पता है ये बात है खाली टाइपिंग मिस्टेक। अब बच्चा ग्रुप पे पता है रोना शुरू हो जाएगा, सर ये नाम गलत है, सर ये नाम गलत है। भाई सही करके कर ले सवाल, मतलब इसमें कोई मुसीबत क्या है? हाँ डेट पे तो फिर माफी नहीं है ना, वो तो फिर फांसी है उस पर। हाँ उस पर कोई मसला नहीं है। चलें अच्छा अब अली कह रहे हैं, प्लीज सुनिएगा, सवाल का जवाब दें हाँ या नाम है। अली कह रहे हैं सर प्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए अलग शो कर रहे हैं एनसीआई को। भाई प्रेजेंटेशनल पर्पस के लिए नहीं, अकाउंटिंग पर्पस के लिए। प्रेजेंटेशनल क्या होता है, कहते मतलब अपना हिस्सा अपने पास देखा। प्रेजेंटेशनल पर्पस नहीं है, कौन सा पर्पस है? अकाउंटिंग पर्पस है, अकाउंटेबिलिटी पर्पस है। अच्छा उमर कह रहे हैं सर जो रिपीटर्स है, देखें यार जो रिफ्रेशर वाले बच्चे हैं, अगेन मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपको प्लानर दे दूंगा, आप उसके तहत पिछले लेक्चर्स कवर करें, यहाँ पे साथ हो जाएं और आगे चलते रहें ऐसे। और मैंने आज तुम लोगों से डिस्कस भी किया था नए नए सवाल, जिसमें IS 40 की चीज़ें थी, तो FAR 1 को भी हम यहाँ घुसा देंगे। पर जब जब जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे तो वो सवाल आपको भी मैसर होंगे और वो हम डिस्कस भी कर लेंगे। सही है जी? चलें तो मैं ये लगा के दे रहा हूँ, तो मैं ये प्लीज़ करके ना, 1 बजे तक क्लास थी ना हमारी, बस सही है, फिर आप 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर ऑडिट में मिलते हैं। चलो मैं ये दे रहा हूँ ना, ये पूरा लगा के दे रहा हूँ। अब देखो नीचे भी गौर आ रहा है ना, प्रॉफिट में गौर। हाँ भाई इसको भी क्या करते हैं? सही है भाई, तो मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।